फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है, और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है, और भारत की नदियों में पानी प्रवाहित होकर जैसे महासागर में गिर जाता है, वैसे ही दुनिया की तमाम नदियों का सोना चांदी भारत में प्रवाहित होकर भारत के महासागर में आकर गिर जाता है। और वो अपनी पुस्तक में कहता है कि दुनिया के देशों का सोना चांदी भारत में आता तो है, लेकिन भारत के बाहर 1 ग्राम सोना और चांदी कभी जाता नहीं है। कारण क्या है? वो कहता है कि भारतवासी दुनिया में सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो कभी किसी से खरीदते कुछ नहीं है। मतलब सीधा सा ये है कि भारत आयात कुछ नहीं करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता है। जो भी कुछ है भारत, वो सिर्फ एक्सपोर्ट और निर्यात ही करता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था। एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे, और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे। विलियम डिग्वी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ, वो फ्रांस का हुआ, उसका नाम है फ्रांसवा पिराड। फ्रांसवा पिराड ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, और उसमें उसने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फ्रांसवा पिराड अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, तांबा, अन्य धातुएं, जवाहरात, लकड़ी के सामान, मूल्यवान दुर्लभ पदार्थ, ये सब इतनी ज्यादा विविधता के साथ भारत में बनती हैं जिनके वर्णन का कोई अंत नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्व की बात वो कह रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं, फ्रांसवा पिराड अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में पिछले 3000 वर्षों से अबाधित रूप से बिना रुके हुए लगातार चल रहा है। ये बात वो 1711 में लिख रहा है और कह रहा है कि पिछले 3000 साल से भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में चल रहा है। इसका माने आप अंदाजा लगाइए, 17वीं शताब्दी में, उससे 1000 साल पहले 7वीं शताब्दी में, और उससे 1000 साल पहले, और उससे 1000 साल पहले, अगर ये पूरी गणना हम करते जाएं तो महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले, हमारे देश के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 650 वर्ष पहले भारत दुनिया के सभी देशों के बाजारों में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। 3000 साल की गिनती फ्रांसवा पिराड ने भारत के बारे में निकाली है। फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन। वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे, तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था। और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है, ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है। और वो कहता है हम अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के सहयोगी जातियों के लोगों ने भारत से ही कपड़ा बनाना सीखा है और पहनना भी सीखा है। फिर वो कहता है कि रोमन साम्राज्य में जितने भी राजा और रानी हुए हैं वो सभी भारत के कपड़े मंगाते रहे हैं, पहनते रहे हैं, और उन्हीं से उनका जीवन चलता रहा है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार है 1750 में, उसका नाम है टेवर्नी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भारत के वस्त्र इतने सुंदर और इतने हल्के हैं कि हाथ पर रखो तो पता ही नहीं चलता कि उनका वजन कितना है। सूत की महीन कताई मुश्किल से नजर आती है। भारत में कालीकट, ढाका, सूरत, मालवा में इतना महीन कपड़ा बनता है कि पहनने वाले का शरीर ऐसा दिखता है कि मानो वो एकदम नग्न है। माने कपड़े की बुनाई इतनी बारीक है
कि अंदर का शरीर भी उसमें से दिखाई देता है। वो कहता है इतनी अद्भुत बुनाई भारत के कारीगर जो हाथ से कर सकते हैं वो दुनिया के किसी भी देश में कल्पना करना संभव नहीं है। फिर उसके बाद एक अंग्रेज है विलियम वॉर्ड, वो कहता है कि भारत में मलमल का उत्पादन इतना विलक्षण है, ये भारत के कारीगरों के हाथों का कमाल है। जब इस मलमल को घास पर बिछा दिया जाता है और उस पर ओस की कोई बूंद गिर जाती है तो वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ओस की बूंद में जितना पतला रंग होता है, माने जितना हल्का रंग होता है, उतना ही हल्का वो कपड़ा होता है। इसलिए ओस की बूंद और कपड़ा आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। इतनी बारीक बुनाई भारत के कपड़े की है। आपने बहुत बार इतिहास में एक वाक्य सुना होगा कि भारत में बनाया हुआ कपड़ा एक छोटे से अंगूठी से, रिंग में से खींचकर बाहर निकाला जा सकता था, वो 13-14 मीटर का लंबा थान होता था। वो वाक्य इसी इतिहासकार ने लिखा है जिसका नाम है विलियम वॉर्ड। वो ये कहता है कि भारत का 13 गज का एक लंबा कपड़ा हम चाहे तो एक छोटी सी रिंग में से पूरा खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। इतनी बारीक और इतनी महीन बुनाई भारत के कपड़े की यहाँ पर होती है। फिर वो कहता है कि भारत का 15 गज का लंबा थान, आप गज तो समझते ही हैं, मीटर से थोड़ा छोटा होता है। अगर 15 गज की मैं बात करूं तो वो लगभग 14 मीटर के बराबर बैठेगा। तो 14 मीटर लंबा थान या 15 गज का लंबा थान, वो कह रहा है कि उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। अब आप कल्पना करिए, 15 गज का इतना बड़ा थान, उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। वो कह रहा है कि मैंने बार बार भारत के कई थानों का वजन किया है, हर एक थान का वजन 100 ग्राम से भी कम निकलता है, और कुछ थान का वजन तो ग्रेन में उसने तौला है। ग्रेन एक इकाई होती है, अंग्रेजी इकाई है। जैसे हम सुनार के पास जाते हैं ना, सुनार सोने को तौलता है, तो एक तौल होती है जो 10 ग्राम की होती है और एक तौल 10 ग्राम से भी कम की होती है। तो तोला जिसको हम कहते हैं ना, वो 10 ग्राम का होता है। तोला से छोटी एक इकाई होती है जिसको रत्ती कहते हैं, रत्ती। तो रत्ती 10 ग्राम से भी छोटी होती है। तो वो विलियम वॉर्ड कह रहा है कि भारत के बहुत सारे थान को मैंने तौला तो पता चला कि उनका कुल वजन लगभग 15 से 20 रत्ती के आसपास है। इतने कम वजन के भी भारत में कपड़े बनते हैं और इतनी बारीक बुनाई भी होती है। और वो कहता है विलियम वॉर्ड कि हम अंग्रेजों ने तो कपड़ा बनाना सन 1780 के बाद शुरू किया है, भारत में तो पिछले 3000 साल से कपड़े का उत्पादन होता रहा है और सारी दुनिया में बिकता रहा है। एक और अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा बताऊं, थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है। वो मद्रास में गवर्नर रहा है और लंबे समय तक वो गवर्नर रहा है। गवर्नर रहते समय किसी राजा ने उसको एक शॉल भेंट में दे दिया, और जब उसकी नौकरी पूरी हो गई थॉमस मुनरो की, तो वो भारत से वापस लंदन चला गया। लंदन की संसद में उसने एक दिन अपना बयान दिया सन 1813 में, और वो कह रहा है कि भारत से मैं एक शॉल लेके आया, उस शॉल को मैं 7 वर्षों से उपयोग कर रहा हूँ, उसको कई बार धोया है और प्रयोग किया है, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एकदम बरकरार है और उसमें कहीं कोई सिकुड़न नहीं है। मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की ऐसी क्वालिटी की शॉल बनाकर दे सके। भारत ने अपने वस्त्र उद्योग में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और भारत के वस्त्र अतुलित और अनुपमेय मानदंड के हैं, जिसमें सारे भारतवासी रोजगार पा रहे हैं। और इस तरह से लगभग 200 इतिहासकार हैं, सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी इतिहासकार हो तो, स्कॉटिश इतिहासकार हो तो, अंग्रेज इतिहासकार हो तो, या इसके अलावा जर्मन का कोई या अमेरिका का कोई, सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में समय समय पर बहस होती रही है। तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है और उस बहस के समय जो अंग्रेजी सांसद बात कर रहे हैं उनमें कई सारी रिपोर्ट है, कई सारे सर्वे है, सर्वेक्षण है जिनका हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही है कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है
कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है।